और एक और चीज देवेंद्र, मैं आपसे इसी में जानना चाहूंगी कि कर्नाटक तो नहीं हुआ, लेकिन क्या तेलंगाना बीजेपी के लिए साउथ का एंट्री गेट बन पाएगा? और पहले तेलंगाना की बात कर लें तो निश्चित तौर पे नहीं। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई भी नेता ये सोच रहा होगा कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी, या सोच रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। कोशिश ये है कि सीटें ज़्यादा आए ताकि लोकसभा चुनाव में पिछली बार जिस प्रकार से शानदार सफलता बीजेपी को हासिल हुई थी उसमें कुछ और सीटों का इजाफा किया जा सके। बीजेपी की पूरी कोशिश तेलंगाना को लेकर यही दिख रही है। दूसरी चीज़ मीनाक्षी, जो आपने बताया सेमीफाइनल परसेप्शन के लिहाज से सेमीफाइनल की ही चर्चा होगी, लेकिन अगर पिछले नतीजों की आप बात कर लें, तेलंगाना में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ विधानसभा चुनाव में, फिर जब वहीं उन्हीं राज्यों में लोकसभा के चुनाव हुए तो फिर स्थिति कैसी थी। तो वहां पर फिर आप ये नहीं कह सकते कि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो लोकसभा को लेके कोई रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा था कि इसमें आपके कार्यकर्ताओं का मूड बनता या बिगड़ता है। अगर आपके कार्यकर्ता, आपकी जीत होती है तो आपके कार्यकर्ता और ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के लिए लिहाज से दिख रहा है कि कर्नाटक में उनको जीत हासिल हुई और इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने और ताकत लगा दी है अपनी, और ज़्यादा जोशो खरोश के साथ वो इस काम को कर रहे हैं। अपोजिशन अलायंस जो है कांग्रेस पार्टी का, निश्चित तौर पे ये एक बड़ा टेस्ट है ये गठबंधन बनने के बाद, और उनकी ये कोशिश होगी कि इन राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा जीत हो और उसके आधार पर एक नैरेटिव सेट किया जाए कि जिस बात को वो कह रहे हैं कि देश का मूड बदल चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है देश का मूड, अगर तो वो इन विधानसभा चुनाव के नतीजों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश रहेगी कि जैसे मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, तो इन दोनों राज्यों में पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और पार्टी की ये पूरी कोशिश रहेगी कि इन दोनों राज्यों में जीत हासिल हो। छत्तीसगढ़ से बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि वहाँ पर पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। तेलंगाना के बारे में मैंने पहले आपको बताया। तो कुल मिलाकर अगर हिंदी हॉटलाइन के हिसाब से बात करें तो दो बड़े राज्य हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहाँ बीजेपी की बड़ी परीक्षा है और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और देवेंद्र, अगर सेंट्रिस्ट अप्रोच से भी हम देखने की कोशिश करें तो बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के बाद कोई ऐसा बड़ा नाम तुरंत बोलने में, जुबान पर भी नहीं आता। अगर आप परसेप्शन की बात करें तो इसलिए छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश भी आसान नहीं होने वाला है। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया, जिन्हें इस बात का अंदेशा ही नहीं था, जो ये मान चुके थे कि अब तो उन्हें कभी विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं है, राज्य की राजनीति करनी नहीं है, वो भी अब चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि पिछली बार का जो नतीजा रहा था वो भी कोई उत्साह पैदा करने वाला नहीं था बीजेपी के लिए। अनुराग, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी 18 साल एक बड़ा लंबा वक्फा हो जाता है, जहां कहीं ना कहीं क्षेत्रीय स्तर पर, गांव कस्बे लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। उसी एंटी इनकम्बेंसी लड़ने के लिए तमाम बड़े क्षत्रपों को उतारा गया था ताकि चुनावी समीकरण को वो चेंज कर सके। और यही वजह रही कि जिन नेताओं ने सोचा नहीं था, सिर्फ प्रचार के लिए सोचा था, वो मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटजी भी काम कर रही थी कि जो नेता जिन्हें विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद केंद्रीय मंत्री के पद से नवाजा गया है, तो उनकी जिम्मेदारी केवल उनकी लोकसभा क्षेत्र नहीं है, आसपास की तमाम ऐसी सीट्स हैं जिन पर उनको जिताना जरूरी है। ग्वालियर चंबल की बात करें तो पिछली बार 36 सीटों में से 28 सीटें तकरीबन जो है वो कांग्रेस के पाले में आई थी। ऐसे में ये जो 8 सीटों के पास सिर्फ कांग्रेस रह गई थी, ऐसे में जो बची हुई 28 सीटों पर कब्जा, हालांकि जब उपचुनाव हुए तो 17 सीटें बीजेपी के पास वापस आ गई थी। ऐसे में इन तमाम सीटों का जो गैप था वो भरने के लिए बेहद जरूरी था कि किसी बड़े नेता को उतारा जाए ताकि उसका प्रभाव केंद्रीय मंत्री के रूप में जो पूरे देश में देखा गया, क्या वो उनके स्तर पर है। ग्वालियर चंबल से नरेंद्र सिंह तोमर को उतारने के चलते तमाम उन सीटों पर उनका कितना प्रभुत्व है, कितनी सीटों पर मुरैना, भिंड, ग्वालियर और तमाम जो सीटें हैं उन पे, उन जिलों में कितनी सीटें जीत पाते हैं, ये एक बड़ा नजरिया था जिसके चलते इन तमाम नेताओं को उतारा गया। इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जरा उनका भी नजरिया बताएं, क्योंकि पब्लिक मीटिंग्स में वो जिस तरीके की बात अनुराग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो बड़ा इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, बहुत इमोशनल होकर बात कर रहे हैं कि लोगों से रीअश्योर कर रहे हैं कि क्या दोबारा चुनाव उन्हें लड़ना चाहिए या वो दोबारा उन्हें चुनेंगे या नहीं, और उनके यही बयान तमाम तरह के सस्पेंस को भी पैदा कर रहे हैं।
देखिए, विपक्ष इसी बात को उठा रहा है। दरअसल 2008 का चुनाव हो, 13 का चुनाव हो या 2018 का चुनाव हो, मध्य प्रदेश के तमाम जो चुनाव हैं वो सीएम को एक तरीके से जो शिवराज सिंह चौहान है उन्हें आगे रखकर, हालांकि वो घोषित तौर पे ना कहा गया हो लेकिन उन्हें आगे रखकर लड़े गए। दरअसल जन आशीर्वाद यात्रा जो बीजेपी की एक फ्लैगशिप यात्रा होती है, जिसमें 5 सालों में उन्होंने क्या काम किया ये गाँव-गाँव, कस्बे, शहर तक जाके बताते हैं। उसमें जो एक चेहरा रहता था वो इकलौता शिवराज सिंह चौहान का रहता था। लेकिन इस बार की तस्वीर पूरी बदलती दिखाई दी जब जन आशीर्वाद यात्राओं की घोषणा हुई। अलग अलग 5 अंचलों से अमित शाह खुद उस घोषणा को करने आए, तो तस्वीरें सोची जा रही थी कि अमित शाह और उनके पीछे जो बैकड्रॉप लगा होगा उसमें अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर होगी कि इनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। लेकिन जब वो बैकड्रॉप खुला तो दिखा कि अकेले शिवराज सिंह चौहान नहीं है, तमाम क्षत्रप जो मध्य प्रदेश के रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम बड़े बड़े चेहरे थे। यानी जन आशीर्वाद यात्रा जो 2008, 13 और 18 को अकेले शिवराज सिंह चौहान निकाल रहे थे, वो तमाम बड़े जो नेता हैं उनके नेतृत्व में निकली। हर नेता कहीं अलग अलग जगह से, चाहे वो ग्वालियर चंबल से हो, चाहे विंध्य से हो, महाकौशल बुंदेलखंड से, बड़े नेताओं के चेहरों पर देवेंद्र का भी परसेप्शन जान लेते हैं। देवेंद्र, ये भावनाएं क्यों उबल उबल कर बाहर आ रही हैं? कौन सी भावना है? कि जनता के शिवराज बीच सिंह चौहान की हाँ, कर रहे हैं। जनता के बीच शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं। इसके अलावा देवेंद्र, मैं सेंट्रल पर्सपेक्टिव से आपसे ये समझना चाहूंगी, पिछले 15 दिनों में 3 बार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश पहुंचे। उन्होंने 18 साल जो कार्यकाल रहा बीजेपी की सरकार का, उसके लिए श्रेय शिवराज सिंह चौहान को नहीं दिया, बल्कि बीजेपी को दिया कि कैसे बीजेपी ने जनता के लिए काम किया। तो ये भी क्या कोई केंद्र की तरफ से राज्य के मंत्रियों को संकेत है? बिल्कुल, और उससे ज्यादा वोटर को संकेत है ज्योत्सना, और सीधे सीधे ये संकेत है कि जिस चेहरे के बारे में अब ये फीडबैक है, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन कर लिया और खासतौर पे पिछली बार के चुनाव में हार के बाद जब उसके बाद तोड़फोड़ हुई और दोबारा मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, तो पिछले 3.5 साल की लगभग बात कर लें तो उनके चेहरे को लेकर एक धारणा बनी कि न सिर्फ वोटर बल्कि कार्यकर्ताओं के अंदर भी, बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक उदासीनता है, एक फटीग है, यानी कि देख देख के थक गए हैं, ऐसा जो भाव होता है वो भाव आ चुका है। ऐसा पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप को फीडबैक मिला और उस फीडबैक के बाद ये चिंता हुई कि अगर ऐसे में फिर से आप शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को ही प्रमुखता से दिखाने की कोशिश करेंगे तो शायद वो वोटर जो कि इनके चेहरे से थके हुए हैं वो उदासीन ना हो जाएं, वो कार्यकर्ता उदासीन ना हो जाएं। उसको खत्म करने के लिए एक नैरेटिव दिया गया खासतौर पर कि मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। ये डायरेक्ट नहीं कहा गया लेकिन इनडायरेक्टली सीधे सीधे उसका मतलब यही है कि इतने हैवी वेट्स को आप उतार रहे हैं तो जनता को या अपने कार्यकर्ताओं के मैसेज दे रहे हैं कि तुम चुनाव में उसी हिसाब से लगो, मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। और इसके चलते शिवराज सिंह चौहान को बखूबी इस बात का एहसास है कि अगर देश के प्रधानमंत्री इस बात को नहीं कह रहे हैं तो उन्हें क्या संदेश लेना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।